हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पॉटर्स की थ्योरी की हुई थी, 5 थ्योरी हम लोगों ने किया था, तो उसी पे बेस्ड है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो वीडियो है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एंड उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन फोर्सेस और लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज propounded बाय। तो ऐसा कौन सा मोटिवेशन थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि जो एफर्ट है, लेवल ऑफ एफर्ट जो है या मोटिवेशन जो है वो इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस। तो हम लोगों ने इससे पहले पॉटर की जो थ्योरी पढ़ी हुई थी तो उसमें क्या बोला गया था? चलिए डायग्राम देखते हैं तो इससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम पॉटर की थ्योरी का है, मोटिवेशनल थ्योरी का, पॉटर लॉलर मॉडल की। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एफर्ट इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। एफर्ट किस पे डिपेंड करता है कि क्या अवार्ड हमें मिलने वाला है, उस हिसाब से हम एफर्ट देंगे। और परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता था कि हर पर्सन के एबिलिटीज, ट्रेड्स अलग होते हैं, रोल ऑफ परसेप्शन अलग होता है, तो उस वजह से परफॉर्मेंस इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों पे। और उसके बाद जो रिवॉर्ड हमें मिलता है वो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, और वो इक्विटेबल या फेयर है कि नहीं, उसके बाद ही हमें सेटिस्फैक्शन मिलता था। मतलब एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन के बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसी वजह से डायरेक्टली हम इक्वल टू सेटिस्फैक्शन नहीं बोल सकते, एफर्ट या परफॉर्मेंस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन नहीं बोल सकते हैं। ये वाला डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पॉटर लॉलर मॉडल। इसके अलावा जो तीन थ्योरीज जो है टोटल, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था जब हम लोग मोटिवेशन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे एंड उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तभी मैंने डिस्कस किया था कि ये तीन थ्योरी यहाँ पे क्यों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, माइकल पॉटर proposed generic strategies that provide good starting point for strategic thinking. Identify them from below mentioned strategies. तो यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजी दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि माइकल पॉटर का जो जेनरिक स्ट्रैटेजी मॉडल था उसमें किन किन के बारे में बात किया गया था या कौन सा उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रैटेजीज है। तो इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं। तो आपको ये डायग्राम याद होगा, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज उन्होंने दिया था। फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन इज फोकस। फोकस में 2 सब डिवीजन था, इसीलिए टोटल 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, अभी हम लोगों ने बात किया कि हाँ कॉस्ट लीडरशिप है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? फोकस था, हाँ फोकस है। डिफरेंशिएशन है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? इनोवेशन नहीं है। तो बी नंबर जो है जिसमें भी है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ये एलिमिनेट हो गया आपका, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। मतलब आपको अगर इसमें से चारों में से कोई एक भी अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा नहीं होगा तो पहले आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, या अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर आप डायरेक्टली भी चूज कर सकते हो ए सी डी। तो ए सी डी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मर्ज सेशन में आया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिलेटेड था पॉटर्स 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 battles.
इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने एनिमी को जानते हो, अपने दुश्मन को जानते हो, और अगर आप खुद को जानते हो, तो आपको किसी भी 100 ऑफ बैटल्स भी अगर आपको लड़ना पड़े तो उसके रिजल्ट के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था सुन्जू ने। सुन्जू ने कहा था। और ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो अबव स्टेटमेंट है वो कौन से कंपोनेंट, मतलब ये जो कंपोनेंट्स है पॉटर के 5 फोर्सेस ऑफ मॉडल के, इनमें से कौन से कंपोनेंट के साथ फिट बैठता है या आप कह सकते हो रिलेट करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। ये सुन्जू है, ये चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट थे या फिलोसोफर भी आप बोल सकते हो इनको। तो इन्होंने क्या कहा था, इफ़ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। तो इसका मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है कि एनिमी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। अगर आप एक मार्केट के बारे में सोच रहे हो, इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो और आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हो, तो आपका एनिमी कौन होगा? आपका कंपटीटर आपका एनिमी हो जाएगा। तो अगर आप अपने कंपटीटर को जान पाओगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो एंड उसको डिफीट कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि उस कंपटीशन को आप ओवरकम कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉटर्स ने जो 5 फोर्सेस मॉडल दिया था उसमें से एक आपका कंपोनेंट क्या था, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। तो ये वाला जो कोट है ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट कर पाएगा, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर से। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कोट मैंने ऐड किया हुआ है जो कि सुन्जू के आर्ट ऑफ वार बुक से लिया गया है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अंडरस्टैंडिंग बोथ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड दोज ऑफ योर ओपोनेंट टू गेन एन एडवांटेज इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप हो, अगर आप अपने सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान रहे हो और खुद के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को भी जान रहे हो, तो आप कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हो, या आपके पास एक एडवांटेज रहेगा कि आप किस तरह से वर्क करोगे कि आप उस कंपटीशन को जीत पाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। इसका आंसर आपका हो जाएगा थ्रेट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, अब इसमें से आप बोलोगे इसमें से और कोई क्यों नहीं होगा इसका आंसर। तो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब हो गया जो रिलेटेड आपसे सिमिलर जो गुड्स है या प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उसके बारे में ये बात करता है। बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर आपका कभी एनिमी नहीं होता है, तो वो भी आपका नहीं होगा। न्यू एंट्रेंट्स, हाँ एनिमी आपका हो सकता है, बट क्योंकि ये न्यू है, ये अभी एंटर नहीं किया हुआ है, तो इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटर जो है आपका वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, तो वो ऑलरेडी मेरा एनिमी बन चुका है। अब न्यू एंट्रेंट मेरा एनिमी होगा या नहीं ये हमें नहीं पता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रेट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी मर्ज सेशन का था। तो इसमें क्या पूछा गया है, माइकल पॉटर हैज identified 5 forces that determine the intrinsic long-term attractiveness of a market. According to the model, which of the following is true? तो इसमें 5 forces मॉडल के बारे में पूछा गया है पॉटर का। तो 5 फोर्सेस क्या क्या था वो पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि क्या डिटरमाइन करता था कि ये 5 फोर्सेस कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे अट्रैक्टिव रह सकते हैं एक मार्केट में, मतलब हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं या अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या 5 फोर्सेस हैं। ये 5 आपके मॉडल के ये फोर्सेस थे। तो 5 फोर्सेस क्या क्या है एक एक करके देखेंगे। न्यू एंट्रेंट्स कब एंटर होते हैं, क्योंकि ये तो थ्रेट होते हैं ओल्ड कंपनीज के लिए। तो बैरियर अगर कम रहेगा तो न्यू कंपनीज जल्दी एंटर कर पाएगी, और अगर बैरियर ज़्यादा रहेगा तो न्यू कंपनीज कम एंटर कर पाएगी। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कब हो जाता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूट हो आपके प्रोडक्ट का मार्केट में, मतलब आपके जैसा ही बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो। अगर कम प्रोडक्ट आपके जैसा अवेलेबल हो, मतलब लेस सब्सटीट्यूट्स हो, तो थ्रेट कम हो जाता है। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट जो है आपका कम हो जाता है, क्योंकि आपको तब एक लोअर प्राइस में आपको अपना सामान बेचना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल कब होगा? जब बार्गेनिंग पावर लो रहेगा। वैसा ही सप्लायर का भी बार्गेनिंग पावर अगर लो रहे तभी कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का प्राइस आपको ज़्यादा में खरीदना पड़ेगा और उस ज़्यादा प्राइस में आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उससे आपका प्रॉफिट लो हो जाएगा। और यहाँ पे राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, तो हाई अगर कंपटीशन रहे तो वो भी फ़ायदेमंद नहीं होता है ओल्ड कंपनीज़ के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए। और लो कंपटीशन रहे या नॉर्मल कंपटीशन रहे तो वो ठीक रहता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये 5 फोर्सेस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैंसलेशन मेथड से। तो इसमें क्या पूछा गया है कि मॉडल के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला क्या बोल रहा है, अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट इज ऑलरेडी कंटेन्स न्यूमरस एग्रेसिव कंपीटिटर्स। अनअट्रैक्टिव पूछ रहा है, मतलब ऐसा अनफेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है कंपनीज के लिए जो कि उसको अनअट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन कब होगा, जब एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स रहेगा। तो ये वाला तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा था ना कि जब भी कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहता है तो क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाता है, जिसकी वजह से अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहा है, अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट इज स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ठीक है नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं ए सब में किस में है, तो वही वो सारा होगा, और जिसमें ए नहीं है उसको पहले हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो बी में ए नहीं है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे कि ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ इट हैज हाई एंट्री बैरियर एंड लो एग्जिट बैंडर्स। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे बात किया हुआ था थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रांट्स, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी बैरियर ज़्यादा रहता है तो नया कंपनीज कम एंटर करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। तो अनअट्रैक्टिव होगा क्या? नहीं, क्योंकि जब हाई बैरियर है तो कम कॉम्पिटिटर्स आपके आएंगे, कम न्यू कंपनीज आएंगी, तो ये तो अट्रैक्टिव हो गया कंडीशन, तो ये वाला तो नहीं होगा, तो सी नहीं होना चाहिए। तो जिसमें जिसमें सी है आप उसको पहले कैंसिल आउट कर दो, इसमें सी है ये वाला भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव इफ द कंपनी सप्लायर आर एबल टू रेज प्राइसेस। अब अगर आपका सप्लायर ज़्यादा प्राइस बढ़ा रहा है या बढ़ा पा रहा है, मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर जो है हाई है, तो जब हम लोगों ने बात किया था कि बार्गेनिंग पावर हाई रहती है तो प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाता है और जिसकी वजह से अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये वाला होना ही चाहिए आंसर में। तो डी नंबर अब किस में नहीं है उसको आप कैंसिल आउट कर दो, डी नंबर इसमें नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका आंसर। देखिए ए बी डी ई, ए हो रहा है, बी होगा, डी हो गया, आपको ई को पढ़ना भी नहीं पड़ा एंड आपको पता चल गया कि आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे अगर आप कैंसलेशन मेथड यूज करके बनाओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आप अगर देखना चाहो ऑप्शन नंबर ई में क्या था तो वो देख लेते हैं पहले। अ सेगमेंट इज अनअट्रैक्टिव व्हेन देयर आर एक्चुअल और पोटेंट सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। मैंने कहा था जितना ज़्यादा आपका सब्स्टिट्यूट रहेगा उतना ही आपके लिए लो प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस वजह से क्योंकि बायर्स जनरली स्विच कर जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस हाई करते हो तो इस वजह से अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, इसीलिए ये वाला भी ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 2023 में आया है, ये दिसंबर या जून का है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ इसलिए मैंने सिर्फ 2023 लिख दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉटर डायमंड मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हम लोगों को पता है कि पॉटर का जो डायमंड मॉडल था वो क्या बताता था कि कैसे एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनली जब ट्रेड करे तो वो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 फैक्टर्स हैं,
4 फैक्टर्स पहले से थे और 2 फैक्टर्स बाद में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो है वो या इसका पार्ट नहीं है। तो क्या है, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, तो वो तो है पार्ट, देखिए है। फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, ये भी है। डिमांड कंडीशन, ये भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तो ये तो आपको याद होगा कि ये वाला जो है ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इस थ्योरी का पार्ट नहीं है। ये कौन से थ्योरी का पार्ट है, जो 5 फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले थ्योरी का, पॉटर्स का जो था 5 फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला थ्योरी था, उसका पार्ट था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि पॉटर का ही 2-3 थ्योरी को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा ऑप्शन किसका था, क्योंकि ये भी पॉटर का ही दिया हुआ है, लेकिन इस थ्योरी का पार्ट ये नहीं है। तो आपको हमेशा पहले ये ध्यान देना है कि कौन सा फैक्टर कौन से थ्योरी का पार्ट है। तो अगर आप ये वाला आपको याद नहीं रहेगा किस थ्योरी का पार्ट है, तो आपका क्वेश्चन तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था इज नॉट अ फैक्टर पूछा गया था, इसीलिए ये वाला आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो डायमंड थ्योरी से ही रिलेटेड है और ये 2021 दिसंबर में आया है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फैक्टर कंडीशन इन माइकल पॉटर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन इंक्लूड। तो फैक्टर कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा था। तो फैक्टर कंडीशंस का क्या था कि हर एक कंट्री का जो एक स्ट्रेंथ होता है, कोई कंट्री के पास स्किल्ड लेबर होते हैं, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो उस चीज़ का एडवांटेज लेके वो जब compete करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको हम लोग फैक्टर कंडीशन कहते हैं। मतलब अपने फैक्टर्स या रिसोर्सेज का एडवांटेज लेना या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको किस तरह से मिलता है, उसके बारे में हम लोग फैक्टर कंडीशन में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा है जो फैक्टर कंडीशंस में इंक्लूड है, तो देख लेते हैं। पहला मार्केट साइज बोल रहा है। क्या हम लोग फैक्टर कंडीशन में मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्केट साइज से क्या फर्क पड़ जाएगा। डिमांड कंडीशन तो ऑलरेडी ये एक फैक्टर है यहाँ पे, तो ये तो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर। इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर, तो सप्लायर के बारे में तो हम लोगों ने इसमें कोई बात ही नहीं किया हुआ है। कॉम्पिटिटिव सप्लायर होने से भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो इसका कोई रिसोर्सेज नहीं हुआ या कुछ स्ट्रेंथ नहीं हुआ। डी नंबर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल जापान का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में। तो उसके पास स्किल्ड लेबर, साइंटिफिक नॉलेज है जो कि वो यूज़ करता है compete करने के लिए दूसरे कंट्रीज से इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये जो है वो इंक्लूड होगा आपका फैक्टर कंडीशन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट रहेगा इन सारे फैक्टर्स के बारे में, कि ये फैक्टर्स क्या बोलता है, इसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज रहेगा। तो इसके लिए मैंने पहले जो थ्योरी का वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी लेफ्ट ओवर थ्योरीज के ऊपर ही लाऊंगी, या फिर अगर आपको कुछ और पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर।